ये यहाँ पर हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें आप देखोगे तो ये किडनी है, ये इधर किडनी है, इसमें आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर इधर से ये ब्लड आता है, इधर से ब्लड जाता है, इसको बोलते हैं, ये हमारी क्या है, एरोटा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी से रक्त आता है, ये यहाँ पर जाता है किडनी के अंदर, ये हमारी किडनी है, वृक्क है, एक ये है एक ये है, दो किडनियां होती हैं। इसके अंदर रक्त जाता है, वहां पर यूरिया मूत्र बनता है, वो मूत्र यहां से नीचे आता है, ये इधर से नीचे चला आता है, इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। तो मुख्य अंग हो गया क्या, वृक्क। वृक्क के बाद ये तो पहला अंग हो गया, दूसरा अंग हो गया क्या, दूसरा मेन अंग मूत्रवाहिनी है जो मूत्र को वृक्क से नीचे लाती है। तीसरा अंग हो जाएगा मूत्राशय, यहां मूत्र आकर के थोड़ी देर जमा हो जाता है जो बाद में मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर चला जाता है। तो ये चार चीजें हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये आपके उत्सर्जित तंत्र के भाग हैं। बाकी जो चीजें आपको दिख रही हैं इसमें अधिवृक्क ग्रंथि है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसके बारे में यहां पर लिखाया गया है जो हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पर ये वृक्क, धमनी और सिरा। धमनी वो होती है जिससे रक्त अंदर आता है, वृक्क सिरा वो होती है जिससे रक्त वापस जाता है। जो रक्त आता है उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो सब यहाँ किडनी में फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। छनने के बाद सारा जो हानिकारक पदार्थ वो नीचे आ जाता है, बाकी तुम्हारा जो रक्त है ये वापस चला जाता है सिरा से, कहां पर, हृदय को दोबारा वापस चला जाएगा। यहां पर ये जो बल्कुट और मेडुला है ये किडनी के अंदर के भाग हैं जो अभी हम अगले डायग्राम में आपको समझाएंगे। फिलहाल आपको यहां देखना है कि जो मनुष्य का स्क्रीटरी सिस्टम है उसमें मुख्य अंग ये वृक्क है, वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये संरचना आपको याद रखनी है जो आपके स्क्रीटरी ऑर्गन या उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये डायग्राम, ये है स्क्रीटरी सिस्टम। इसके बाद यहां पर ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये केवल वृक्क का है, ये केवल एक किडनी का डायग्राम दिया गया है। किडनी के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप एक किडनी देखते हो, ठीक, किडनी में यहां आप किडनी तो ऐसे देख लिया, ये किडनी है, ये किडनी है आपकी। अब किडनी बाहर से तो ऐसे दिखाई देती है, इसके अंदर क्या है इसको समझने के लिए हमें उससे आंतरिक संरचना समझनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि किडनी जो होती है वो हमारे रक्त के अंदर, किडनी के अंदर शरीर का रक्त जाता है, वहां रक्त से जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब किडनी के अंदर एक तरीके से एक छन्नी होती है जो हार्मफुल पदार्थों को छान देती है। जैसे चाय छानते हो ना, तो चाय की पत्ती ऊपर हो जाती है और चाय नीचे चली जाती है। ऐसे ही किडनी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे रक्त को छान देते हैं, रक्त अलग हो जाता है और जो आपके हार्मफुल पदार्थ हैं, हानिकारक, वो नीचे चले जाते हैं और वो मूत्र के साथ बाहर चले जाएंगे। तो वो क्या है, तो हमने क्या किया, किडनी का डायसेक्शन कर दिया, इसको काट दिया। जब इसको काटोगे ऐसे लंबा लंबा, ऐसे यहां से ऐसे काट दोगे, काटने के बाद जब हम देखेंगे किडनी को तो हमें कुछ ऐसा चित्र दिखाई देगा जिसमें यहां पर ये पिरामिड होते हैं। ये देखिए, ये पिरामिड बनते हैं, ये छोटे छोटे पिरामिड्स बन जाते हैं किडनी के अंदर, ये पिरामिड बनते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर बहुत सारे पिरामिड आपको मिलेंगे। दूसरा ये होता है बल्कुट। हमारा जो वृक्क है, जो हमारी किडनी है, उसमें दो भाग होते हैं। बाहर वाला जो भाग होता है, ये बाहर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं बल्कुट, मतलब कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। फिर जो अंदर वाला भाग है, ये यहां अंदर वाला भाग होता है मेडुला, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। मेडुला अंदर का भाग होता है, कॉर्टेक्स बाहर का भाग होता है। इसके अलावा हमारे किडनी के अंदर यहां पर वृक्क नाभि,
वृक्क नाभ वो होती है जहां पर ये मूत्र नलिका जाकर के जुड़ती है, ये यहां से कनेक्ट हो रही, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वृक्क नाभि, जहां पर ये मूत्र नलिका जाके कनेक्ट होगी। इसके बाद में शीर्ष गुहा, शीर्ष गुहा मतलब मूत्र नलिका का जो ये मेन भाग है इसको शीर्ष गुहा कहते हैं, जिसमें से मूत्र होकर के बाहर आता है। ये इतनी चीजें हैं। और यहां जो पिरामिड आपको दिख रहे हैं, पिरामिड के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो करते क्या हैं? वो रक्त को छान देते हैं, रक्त को छानते हैं, जिससे जो उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, वो छन जाते हैं, रक्त अलग हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थ आपके मूत्र के साथ शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो ये किडनी का आंतरिक स्ट्रक्चर है, उसका आंतरिक संरचना आपको दिख रहा है, जिसमें कॉर्टेक्स याद रखिए वो बाहरी भाग होता है, मेडुला इनर भाग होता है, वृक्क नाभि, शीर्ष गुहा, मूत्र नलिका इधर होती है, और इसके अंदर जो कह सकते हो कि जो क्रिया करने वाली, कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको नेफ्रॉन बोलते हैं, वही सारा कार्य करती हैं, जो अभी आगे हम अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहां पर उसी को देखिए, आपको ये किडनी है, किडनी के अंदर के भाग को दिखाया गया है इस तरीके से। ये देखिए, ये पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं, है ना, ये मूत्र नलिका है, ये रक्त धमनी है, ये सिरा है, इसके अंदर ही सारा रक्त हमारा जो है वो फिल्टर होता है, छनता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो इधर से नीचे आ जाते हैं, इधर से रक्त यहां से जाता है, फिल्टर होने के बाद रक्त वापस चला जाता है और जो मूत्र है वो नीचे आ जाता है। ये सारी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। तो ये किडनी का ये पिरामिड्स दिए गए हैं। ये क्या है? ये पिरामिड है, जहां पर सारी क्रियाएं होती हैं, जहां मूत्र जो है वो बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वृक्क की अनुलंब काट में इसकी आंतरिक संरचना स्पष्ट करिए। अब वही बात है कि जब हमने किडनी को अंदर से देखा था तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई दिया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो वृक्क की अनुलंब काट, अनुलंब काट में इसको लंबा लंबा इस तरह से कट कर दिया गया है। तो लंबा लंबा जब कट करोगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो अंदर की जो संरचना दिखाई जाएगी उसके बारे में अब आपको बात करनी है। तो यहाँ पे अनुलंब काट की हम बात करेंगे, जिससे हमें आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा। आंतरिक संरचना में आप देखते क्या हो कि जो किडनी है या जो हमारे वृक्क हैं, इसका मध्य भाग लगभग खोखला होता है। उसके अंदर, बाहर होता है कॉर्टेक्स, अंदर होता है मेडुला, और मेडुला वाले पोर्शन का जो भाग होता है वो खोखला होता है तथा कीप के आकार का होता है। आपको पता था उसमें कीप लाइक संरचनाएं थी, आपको याद होगा ना, किडनी जब आपने ड्रॉ किया है तो यहां पर जो मध्य भाग था ये वाला, इसमें कीप की तरह इस तरीके से यहां पर संरचनाएं थी। ये इस तरह की संरचनाएं होती हैं और ये मध्य भाग जो होता है वो खोखला होता है। ऐसा यहां पे इस पॉइंट में आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहां पर क्या कहा गया है कि यही भाग क्रमशः सकरा होकर के मूत्र नलिका का निर्माण करता है। मतलब जो मिडिल वाला भाग है वो सकरा जब होता है, ये यहां करके सकरा हो जाता है और यहां से एक संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? मूत्र नलिका। क्या बोलेंगे? मूत्र नलिका। तो यहां किडनी के अंदर जो भी मूत्र बनता है वो मूत्र नलिका से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो मूत्र नलिका का निर्माण इसी भाग से, जो मध्य भाग है, इसके सकरा होने से इस संरचना का निर्माण होता है। यहां पर नेक्स्ट जो बता रहे हैं कि इस भाग को शीर्ष गुहा श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। तो जब आप किडनी का डायग्राम देखते हो तो ये जो रीजन होता है, ये यहां पर ये वाला जो रीजन है, इसको आप पेल्विस कहिए, इसको आप शीर्ष गुहा कहिए। क्या कहेंगे? शीर्ष गुहा, जहां से आपकी मूत्र नलिका निकलती है। ये नीचे क्या निकलती है? मूत्र नलिका। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको कहा जाता है शीर्ष गुहा या पेल्विस कहते हैं, जहां पर मूत्र का निर्माण होता है और उसके बाद मूत्र बाहर आता है।
यहां पर फिर आगे जो देखोगे पूरा वृक्क के बारे में, तो वृक्क का जो शेष भाग है वो ठोस होता है तथा दो भागों में बटा होता है। बाहरी हल्का बैंगनी रंग का, बाहरी भाग कैसा होता है, हल्का बैंगनी रंग का, जिसको बलकुट कहते हैं तथा कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो भीतरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला अंदर का भाग होता है और कॉर्टेक्स बाहर का भाग होता है। उसके नीचे का भाग खोखला होता है, जिसमें शीर्ष गुहा सक्रिय होकर के मूत्र नलिका का निर्माण करती है। तो ये आप देख रहे हैं कि वृक्क की आंतरिक संरचना कैसी होती है। इसके बाद वृक्क के अंदर आप देखोगे तो वृक्क के अंदर असंख्य कुंडलित तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। बिल्कुल सही है, किडनी के अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं जहां पर मूत्र का निर्माण होता है, और वो सारी नलिकाएं थोड़ा थोड़ा मूत्र का निर्माण कर करके और फिर उसे शीर्ष गुहा में ला करके जमा कर देती हैं, जो फिर शरीर के बाहर आता है। तो बहुत सारी हैं, मिलियंस में हैं, क्योंकि मिलियंस में नहीं होंगी तो इतना सारा जो हमारा रक्त है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, वो सारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बहुत सारी होती हैं। अब ये जो नलिकाएं इनको कहते क्या हैं, इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, किडनी के अंदर जो कार्यात्मक कोशिका है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो किडनी के अंदर सारा कार्य करती है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलावा किडनी में और कोई काम नहीं कर सकता, सारा काम कौन करता है, नेफ्रॉन करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन ही मूत्र का निर्माण करते हैं, नेफ्रॉन ही रक्त को छानते हैं, उसमें से सारा अपशिष्ट पदार्थ अलग करते हैं। तो ये नेफ्रॉन ही हैं जो मिलियंस में होते हैं, असंख्य होते हैं। प्रत्येक नलिका दो भाग होती है। अब ये जो नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, इसमें एक भाग होता है प्याले की तरह, अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे। एक प्याले के आकार का ग्रिंथल भाग होता है मैलपिघियन संपुट। प्याले के आकार का मतलब ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये इस तरीके का, इस तरीके का एक आकार होगा। ये ऐसी जो संरचना होती है, इस संरचना को हम बोलते हैं ग्रिंथल या मैलपिघियन संपुट। जो ग्रिंथल भाग है इसको क्या बोलते हैं, मैलपिघियन संपुट। ये आपकी जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का ये पहला भाग है। नेफ्रॉन का क्या है, ये पहला भाग है। ठीक, दूसरा भाग जो यहां पर होता है, दूसरा जो भाग है वो अत्यंत कुंडलित होता है, अत्यंत कुंडलित होता है। ये यहां पर स्त्रावी भाग होता है, उसमें अलग अलग चीजें सिक्रीट होती रहती हैं। जो प्रारंभिक अंतिम भाग कुंडलित तथा मध्य भाग यू आकार का होता है। मतलब कहने का क्या था, अभी आपने क्या बनाया था, केवल ये पहला भाग दिखाया था ये, फिर इसमें से ऐसे निकलती है, ये ऐसी संरचना होती है, ये इस तरीके की एक संरचना निकल करके आएगी। ये तो ये इतना, ये पहला भाग हो गया, और बाकी ये सारा जो है ये दूसरा भाग है। तो जो दूसरा वाला भाग आप देख रहे हैं वो क्या है, अत्यंत कुंडलित है। देखिए यहां पर ये बहुत सारा कुंडलित स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें मेन दो भाग होते हैं, पहला मैलपिघियन संपुट और दूसरा होता है संग्रह नलिका, या इसको कह सकते हो क्या, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये यहां पर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वृक्क नलिका का अंतिम भाग जो होता है वो संग्रह नलिका कहलाता है, जो यहां लास्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये लास्ट में होता है। तो ये सारी संरचनाएं आपको यहां पर दिख रही हैं। इसका एक पूरा अगर आप स्ट्रक्चर देखें, चित्र देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो देखिए। आपको एक चीज और भी देखिएगा कि जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या है कि प्रत्येक संग्रह नलिका, जितनी भी नेफ्रॉन में पहला भाग हो गया क्या, मैलपिघियन संपुट, आखिरी में क्या होते हैं कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। सारी संग्रह नलिकाएं हर एक नेफ्रॉन की जो असंख्य हैं, वो सारी नलिकाएं पिरामिड में खुलती हैं। आपने देखा था वृक्क के अंदर पिरामिड्स बनते थे, पिरामिड में खुलती हैं। वृक्क में
ऐसे 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ट्रायंगल शेप में स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, उसी के अंदर ये सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो अरेंज होते हैं, जो अपने सकरे भाग से शीर्ष गुहा या पेल्विस में खुलते हैं। मतलब ये है, अब पूरी संरचना अगर आप समझिए तो क्या है, देखिए यहां पर ये समझाया जा रहा है कि जो हमारी किडनी है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, किडनी के अंदर ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पोर्शन क्या है, मेडुला है, मेडुला। यहां पर ये पिरामिड्स होते हैं, ये ऐसे पिरामिड्स बनेंगे, ये 10 से 12 पिरामिड्स होते हैं। इसी पिरामिड के अंदर यहां पर नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, नलिकाएं, ये नलिकाएं होती हैं जो मूत्र का निर्माण करती हैं। ये सारा मूत्र यहां आकर के जमा होता है, जिसको आप कहते हैं शीर्ष गुहा। क्या कहते हैं, शीर्ष गुहा या पेल्विस। और शीर्ष गुहा से फिर मूत्र कहां चला जाता है, मूत्र नलिका में। कहां जाता है, मूत्र नलिका में। और मूत्र नलिका से मूत्राशय, मूत्राशय से शरीर से बाहर। तो आप देख रहे हैं कि यहां जो पिरामिड जो दिख रहा है, ये पिरामिड जो है, इसके अंदर जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो मूत्र के निर्माण में सहायक होती है। अब यहां पे देखिए, जो आपका वृक्क नलिका है, जो नेफ्रॉन है, उसके डायग्राम को दिखाया जा रहा है। तो किडनी, ये चीज यहां पर होती है, ये जो पिरामिड है ना, इसके अंदर होता है। ये जो इतना बड़ा सा आपको चित्र दिख रहा है, एक्चुअली में ये असंख्य होते हैं। और एक नेफ्रॉन की जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर। अब आप समझ रहे होंगे 4 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। 4 सेंटीमीटर की संरचनाएं हैं जो इसी पिरामिड के अंदर, यहां इसी के अंदर वो क्या रहेंगी, उनकी लोकेशन रहेंगी, यही उपस्थित रहेंगी। अब उसको बाहर निकाल के हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये पहला भाग होता है। ये पहला भाग है जिसको आप कह सकते हो क्या, मैलपीघियन संपुट, जिसमें देखिए ये धमनी है, जिसमें से रक्त अंदर आ रहा है। ठीक, और उसके बाद में यहां पर रक्त जमा हो रहा है, फिर रक्त बाहर जा रहा है। ठीक है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक, ये पहला भाग हो गया। उसके बाद एक बड़ी सी रचना जो कि यहां पर ऐसा अत्यधिक कुंडलित भाग आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वृक्क नलिका। ठीक है, इसमें पहला भाग होता है यहां पर समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ मतलब जो करीब में है, जो समीप है। जो थोड़ा दूर है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोला जाता है पीसीटी, इसको बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, याद रखिए, वृक्क नलिका में पहला भाग हो गया। उसके बाद फिर दूसरा भाग बहुत अत्यधिक कुंडलित है, उसमें पहला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद ये लास्ट में जो यहां दिख रहा है, इसको बोलते हैं संग्रह वाहिनी। क्या बोलते हैं, संग्रह वाहिनी। तो यहां बाहर से जो रक्त आता है, अब इसको फिर से देखिए, यहां बाहर से रक्त आता है। रक्त आने के बाद इधर से रक्त आएगा, रक्त यहां अंदर जाता है, रक्त यहां पे फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद रक्त पूरा, ये जो आपको ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहा है, वो सब रक्त नलिकाएं हैं। ठीक है, और बाकी ये आपके वृक्क नलिका का भाग है, जिसमें मूत्र बन रहा है। मूत्र का निर्माण यहां होता है, और ऐसे निर्माण ऐसे होते होते और यहां जाकर के ये संग्रह कर लेता है। और ये फिर पिरामिड कहां जाते हैं, शीर्ष गुहा में। क्या होगा, इसके बाद ये यहां पहुंचेगा शीर्ष गुहा, शीर्ष गुहा से मूत्र नलिका, मूत्र नलिका से मूत्राशय, और मूत्राशय से मूत्र द्वार, और उसके बाद शरीर से बाहर। तो यहां पर रक्त आपका जो है वो क्षमता है, वो फिल्टर होता है, उसमें सारा अपशिष्ट इधर से ऐसे ऐसे होते हुए
निकल करके और इस रास्ते से शरीर से बाहर चला जाता है। तो मूत्र नलिकाएं हमारे वृक्क में, हमारे किडनी में वो कार्यात्मक कोशिकाएं हैं जो मूत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये संरचना आपको याद रखनी है और किस तरीके से मूत्र बाहर जाता है वो यहां पर देखिएगा। यहां पर आपको दिखाई क्या दे रहा है कि वृक्क नलिकाएं वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक है। वृक्क नलिका ही किडनी बनाती है और किडनी के अंदर का सारा कार्य करती है। वृक्क नलिका दो भाग होते हैं, मैल्पिघियन संपुट और स्त्रावी नलिका। अब अगर आप देखोगे तो ये है आपका मैल्पिघियन संपुट और बाकी ये जो भाग है, ये पूरा भाग वो क्या है, स्त्रावी नलिका। समझे? ये भाग ऊपर का, ये भाग ये है मैल्पिघियन संपुट और बाकी जो भाग है ये पूरा भाग होता है स्त्रावी नलिका। ये दो मेन भाग आपको मिलेंगे कहां पर, वृक्क नलिका में। क्लियर है? इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहां पर क्या दिख रहा है कि जो हमारी शरीर के अंदर ऊपर का जो मेन भाग है जिसको आप बोलते हैं मैल्पिघियन संपुट, ये मैल्पिघियन संपुट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि मैल्पिघियन संपुट इसके दो भाग होते हैं। इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो ये रक्त आ रहा है, ठीक, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये नीचे जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ये यहां पर एक संरचना है कप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप इसको देखिए तो एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसी संरचना है और एक इसके अंदर ये रक्त नलिका है। तो ये यहां से रक्त अंदर आता है और नीचे ये कैप्सूल है। तो ये दो चीजें मिल करके क्या बनाती हैं, मैल्पिघियन संपुट का निर्माण करती हैं। अब यहां जो मैल्पिघियन संपुट है इसमें दो चीजें हो गई। इसमें आप क्या देखते हो, पहला क्या है, एक प्याले के आकार का बोमेन संपुट होता है। ये देखिए, ये प्याले के आकार, ये प्याले जैसा दिख रहा है आपको, कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। और दूसरा क्या है, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ये यहां पर ये ग्लोमेरुलस है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, जिसमें रक्त नलिकाएं हैं। ये बोमेन संपुट की गुहा में स्थित रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। यहां पर बहुत सारी रुधिर कोशिकाएं हैं, मतलब रक्त की नलिकाएं हैं जिनका पूरा एक जाल सा है इसके अंदर बिछा हुआ है। ठीक है, उसी में रक्त अंदर आता है और छनता है, तो पूरा ऐसे बन जाता है। नीचे कप हो गया, उसके ऊपर रक्त का पूरा जाल हो गया जिसमें रक्त आएगा, छनेगा, सारा मूत्र नीचे चला के बॉडी से, शरीर से बाहर चला जाएगा। तो मैल्पिघियन संपुट के दो भाग हैं, प्यालेनुमा बोमेन कैप्सूल और केशिका गुच्छ जिसको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें आगे क्या है, अब वहां पर जो चित्र आप देख रहे थे वृक्क नलिका का, थोड़ा सा बहुत कंजेस्टेड दिख रहा था। अब उसको थोड़ा सा और साफ यहां दिखाया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो दूर दूर चीजें समझ में आएंगी। अब आप बताइए बेटा, जो हमारा वृक्क नलिका है उसमें पहला भाग क्या होता है, ये पहला भाग क्या है, ये पहला भाग होता है मैल्पिघियन संपुट। मैल्पिघियन संपुट में भी दो चीजें हैं, इसमें ये जो है पहला और ये दूसरा भाग हुए, ये तो है ना मैल्पिघियन संपुट में। ये अगर आपसे पूछा जाए ये वाला भाग, तो ये तो हो गया मैल्पिघियन संपुट, है ना, मैल्पिघियन संपुट हो जाएगा। ये दोनों भाग क्या हैं, इसमें ये रक्त की नलिकाएं हैं और ये क्या है, ये प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है, कप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको बोमेन कैप्सूल आप कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, बोमेन कैप्सूल हो जाएंगे। उसके अलावा जितना भी ये भाग है, ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कहलाता है स्वाति नलिका। क्या कहलाता है, स्वाति नलिका। तो यहां पर हम बात करेंगे स्वाति नलिका की। तो स्वाति नलिका यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्वाति नलिका जो है यहां से स्टार्ट होगी
और पूरी ये स्वाति नलिका कहलाएगी। स्वाति नलिका में आपको क्या दिखाई देगा? स्वाति नलिका, इसके 3 भाग होते हैं। स्वाति नलिका के 3 भाग हैं, जो यहां से स्टार्ट होता है और पूरे भाग को हम बोलते हैं। इसमें क्या है? पहला होता है समीपस्थ कुंडलित भाग। पहला क्या है? समीपस्थ कुंडलित भाग। दूसरा है मध्य हेनले लूप। हेनले एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे पड़ा है, हेनले लूप। और तीसरा है दूरस्थ कुंडलित भाग। तीसरा क्या है? दूरस्थ कुंडलित भाग। अब इन तीनों चीजों को अगर हम यहां देखें तो बेटा देखिए, समीपस्थ कुंडलित भाग मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मध्य ये लूप ऑफ हेनले है, ये साइंटिस्ट हैं, लूप ऑफ हेनले। और दूरस्थ कुंडलित भाग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। अब देखिए यहां पर ये जो इतना भाग दिख रहा है, ये इतना, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग। उसके बाद ये जो यहां पर दिख रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये इतना भाग यू आकार का, यू शेप में है, इसको बोलते हैं मध्य हेनले लूप। और ये जो इतना भाग है, ये वाला, ये इतनी संरचना है, उसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। और ये आखिरी में जो है, इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। यहां मूत्र जमा होता है, संग्रह नलिका। तो हमारा जो स्वाति नलिका है, उसमें आपने देखा पहला भाग समीपस्थ कुंडलित भाग, ये है मध्य हेनले लूप, ये है, और दूरस्थ कुंडलित भाग, ये है, और तीसरा चौथा है संग्रह नलिका, जो सबसे आखिरी में है। अब हमें स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, करता क्या है ये, इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर देखिए बेटा बहुत चीजें होती हैं। सबसे पहले यहां से, इधर से रक्त आता है, रक्त यहां से गया, रक्त यहां पे जमा होगा, फिल्टर होगा, उसमें से जितना अपशिष्ट पदार्थ वो निकल जाएगा और फिर वापस रक्त इधर चला जाएगा। अब जो कुछ भी फिल्टर हुआ है वो सब यहां आ जाएगा बोमेन कैप्सूल में, कप लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर वो सारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इधर स्वाति नलिका से होते हुए, यहां से होते हुए शरीर से बाहर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर होती हैं जो स्वाति नलिका के आप अंग के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है। अब मूत्र नलिका की क्रिया विधि। अब देखो, मूत्र नलिका आप कह सकते हो, या आप उसे वृक्क नलिका कह सकते हो, उसे नेफ्रॉन कह सकते हैं। तो यहां पर सारी क्रियाएं, टोटल होता क्या है, कैसे मूत्र बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर केशिका गुच्छ में धमनी की जो शाखा आती है, केशिका गुच्छ समझ में आ रहा है। अब हम एक सब पहले बनाते भी चलते हैं। केशिका गुच्छ की बात करें अगर हम, तो ये यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर देखा था आपने, ऐसा बना हुआ है ये। इसमें बाहर से ये ऐसे कोशिकाएं आती हैं, ये कहलाती हैं, ये केशिका गुच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है? केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ में क्या देखोगे कि ये केशिका गुच्छ में धमनी है। धमनी मतलब इधर से रक्त अंदर आ रहा है, तो ये धमनी हो जाएगी, और इधर हो जाएगी ये आगे जाकर के फिर सिरा में बदल जाएगी, तो ये केशिका गुच्छ कहलाता है। ठीक। इसमें फिर आप क्या देखते हो, वह इसमें इससे निकलने वाली शाखा से अधिक चौड़ी होती है। अब केशिका गुच्छ के अंदर जो धमनी आती है, एक तरफ आप देखते हैं कि जो रक्त है, एक तरफ आप जब ये संरचना बनाते हो तो एक तरफ इधर से ब्लड वेसल आती है और एक तरफ से जाती है। तो ये आने वाली हो गई, ये जाने वाली हो। आने वाली जो है वो जाने वाली से कम चौड़ी होती है, ये ज्यादा चौड़ी होती है और ये पतली होती है। इसका डायमीटर देखोगे, इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है। उसके रीजन है, जितना ब्लड यहां से अंदर आता है उतना उधर बाहर नहीं निकल पाता, तो ब्लड यहां पर जमा होगा, जमा होगा तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो वो छनेगा, यहां से छनना शुरू हो जाएगा।
फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने से जो भी वेस्ट पदार्थ हैं वो नीचे निकल जाएंगे, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चले जाएंगे, और जो रक्त है वो आगे यहां से कंटिन्यू आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो वो बात यहां पे बता रहे कि केशिका गुच्छ में जो धमनी आती है और जो निकलती है, आने वाली चौड़ी होती है, निकलने वाली पतली होती है। यहां पर जो आगे की बात कर रहे हैं कि इसमें जो भी चीजें हैं, जो ब्लड अंदर आ रहा है उसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो वो है क्या कि इस प्रकार केशिका गुच्छ मतलब ग्लोमेरुलस में अधिक रुधिर आता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, किंतु निकल कम पाता है, अतः इसका प्लाज्मा केशिकाओं की पतली भित्ति से छन जाता है। अब वहां पे रक्त छन जाएगा, छनने पर संपुट में होकर नलिका में आ जाता है। ऊपर रक्त छन गया, छनने के बाद नीचे आ गया, है ना, ये तो हुआ, पहले छना और छनने के बाद वो नीचे आ गया। नीचे आकर के कहां जाता है, नीचे आने के बाद आप देखिए यहां पर ये इधर से रक्त आया, यहां पे छन रहा है, देखो छन करके नीचे जा रहा है, ये छन करके, और बाकी रक्त आगे चला गया। इधर से रक्त आया, छना, रक्त आगे चला गया, बाकी देखिए जो छना है वो नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहां पे छनता है, और छनने के बाद देखिए यहां पर अभी आएगा मूत्र का निर्माण होता है। ये यहां पे मूत्र का निर्माण होगा आखिरी में जाकर के। तो इस तरीके से छनता है, एक तरफ से रक्त आता है, यहां पे छनता है, रक्त निकल जाता है, और सारा जो छना हुआ अवशिष्ट पदार्थ है वो नीचे मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। अब केशिका गुच्छ के अंदर निकलने वाली अपवाही धमनियां यू के आकार की स्रावी नलिका के चारों ओर बार बार विभाजित होकर केशिकाओं का जाल सा बनाती हैं। अब देखिए, एक तरफ रक्त एक धमनी से आता है और दूसरी धमनी वहां से निकलती है। जो लाती है वो चौड़ी होती है, जो निकलती है वो पतली होती है। वो वहां से निकलने के बाद ये जो बात यहां बता रहे हैं वो है क्या, ध्यान से सुनिए। ये जो बता रहे हैं वो एक्चुअली में है कि ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल, और ये ऐसी संरचना बन गई, बाद में ये संग्रह नलिका हो गई, ये इस तरह से बनेगा। ठीक, अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद है कि जो इधर से रक्त धमनी आती है ये चौड़ी होती है, यहां एक जाल सा बनता है, और जाल बनने के बाद जब वो यहां से निकलती है तो पतली होती है। ये क्या होती है, पतली होती है। और ये जब यहां से निकलती है तो फिर पूरे ये नेफ्रॉन वाले भाग को ऐसे कवर कर लेती है, एक जाल सा बना लेती है। क्या बना लेती है, यही लिखा हुआ है, कोशिका गुच्छ से निकलने वाली अपवाही, अपवाही मतलब ये वाली धमनी यू के आकार की स्रावी नलिका के चारों ओर बार बार, इसके चारों ओर पूरा इसे एक जाल सा संरचना बना लेती हैं, जिससे वो मूत्र में अगर मान लो कोई चीज बाहर जा रही है, मूत्र के साथ अगर हमारे शरीर का कोई लाभदायक पदार्थ शरीर के बाहर जा रहा है तो उसे रोक लिया जाता है, उसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसी अपवाही धमनियों के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर ये बता रहे थे। इसके बाद यहां बात कर रहे हैं कि नली के अंदर आए हुए नेक्रिक फिल्ट्रेट, जो भी वहां फिल्टर हुआ है अवशिष्ट पदार्थ, तरल पदार्थ से भोजन, तरल पदार्थ से भोजन आदि स्रावी नलिका व केशिकाओं की भित्त से होकर वापस रुधिर में आ जाता है। मान लो जब रक्त फिल्टर हुआ तो फिल्टर होने पे कोई लाभदायक चीज बाहर चली गई, मूत्र में निकल गई, और मूत्र के साथ वो शरीर के बाहर जा रही है, तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा, उसे रोक करके दोबारा रक्त के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि वो रीअब्जॉर्ब होकर के शरीर से बाहर ना जा पाए। ठीक है, वो शरीर के अंदर ही उसको रखा जाएगा। कुछ जल भी इस प्रकार वापस रुधिर में आता है। इस क्रिया को वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम यहां पर बात करें पूरे स्ट्रक्चर की, फिर से हम देखें तो आपने ये संरचना बनाई,
ठीक, इस संरचना के अंदर यहां पर देखा ऐसे, ये यहां पर, और यहां पे क्या देखा, यहां पे ग्लोमेरुलस है जो इसका नेटवर्क बना लेता है, अभी आपने देखा ये ऐसे। तो जब यहां पर कोई चीज फिल्टर होती है, यहां रक्त आया, रक्त फिल्टर हो गया, अब फिल्टर होने के बाद सारा तरल पदार्थ यहां आ गया, अब ये तरल पदार्थ इसमें से आगे निकल रहा है, जो ऐसे करते करते शरीर के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर उस तरल पदार्थ में अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त ग्लूकोज है, अतिरिक्त आयंस हैं, अतिरिक्त कुछ और यूजफुल चीजें हैं, तो उसे ये जो धमनी है दोबारा से उसे रीएब्जॉर्ब कर लेगी, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उसको शरीर में ही रोक लेंगे, जिससे कि मूत्र के साथ कोई भी लाभदायक चीज शरीर से बाहर ना जाने पाए। ठीक है, तो वो कहानी यहां पर आपको समझाई जा रही है। तो अब जब शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो जाएगा कहां पर? इस प्रकार अनावश्यक जल जो आवश्यक है वो शरीर के अंदर रहेगा, और जो अनावश्यक है तथा जो व्यर्थ है, जो हानिकारक पदार्थ के साथ है, रुधिर से नलिका के तरल में ही रह जाते हैं। जो अपशिष्ट हैं, जो हार्मफुल हैं, जो लाभदायक नहीं है, वो तरल पदार्थ नलिका में रहेंगे और मूत्र के साथ शरीर के बाहर चले जाएंगे। यही मूत्र है जो वो तरल पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिसमें सारी हार्मफुल चीजें हैं, वही मूत्र कहलाता है, जो मूत्र संग्रह नलिका से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र रहता है। और मूत्राशय में जो मूत्र इकट्ठा रहेगा वो मूत्र समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारी वृक्क नलिका है, किडनी के अंदर जो मूत्र बनता है वो कहाँ बनता है? वो वृक्क नलिका मतलब नेफ्रॉन में बनता है। नेफ्रॉन में कैसे बनता है? रक्त अंदर आता है, रक्त से सारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ वो छन जाता है, छनने के बाद जो तरल पदार्थ नीचे जाता है उसमें अगर कोई लाभदायक चीज है तो वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। उसके बाद जो भी तरल पदार्थ बचता है वो उसमें अतिरिक्त जल होता है, जो मूत्र बन करके मूत्राशय से होते हुए मूत्र द्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इतनी जानकारी यहां पर आपको दिख रही है। अब देखिए वो सारी चीज यहां पर आपको समझ में थोड़ा और क्लियर आ जाएगी। देखिए यहां पर रक्त अंदर आया, ये इसके बाद यहां रक्त छन गया, छनने के बाद ये देखिए तरल पदार्थ बाहर जा रहा है। जो भी तरल पदार्थ बाहर जा रहा है उसमें से सोडियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ये सब शरीर के बाहर नहीं जाएगा। फिर वो सारा तरल पदार्थ यहां से होते हुए ऐसे होते हुए इधर जाएगा। जब वो यहां पहुंचेगा लूप ऑफ हेनले में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब चीजें जो बाहर तरल पदार्थ जा रहा है उसमें से दोबारा से जमा कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, ताकि वो शरीर से बाहर ना जाने पाए। फिर इतना सब कुछ करने के बाद फिर यहां पर आएगा तरल पदार्थ। अब यहां पर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ये सब दोबारा से फिर स्टोर कर लिया गया। इनके बाद फिर तरल पदार्थ यहां पहुंच गया संग्रह नलिका में। यहां पर अगर कोई चीज ज्यादा है रक्त में तो वो दोबारा उसमें मिला दी जाएगी, या कोई चीज कम है तो ले ली जाएगी, दोनों काम होता है। जल एक्स्ट्रा है तो ले लिया जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद कहीं लिया गया, कहीं दिया गया, कुल मिलाकर के जो ज्यादा है उसे निकालना है, जो कम है उसे रोक लेना है। ये क्रियाएं होते होते बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो संग्रह नलिका है, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो तरल पदार्थ मूत्र बन जाता है, और वो मूत्र मूत्राशय में जाकर के जमा हो जाता है और समय समय पर मूत्र द्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा है, अगर आप देखोगे किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है, कैसे वो चीजें शरीर के बाहर जाती हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो ये चित्र आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मूत्र का निर्माण होता है। अब ये जो मूत्र बनता है, ये जो मूत्र बना, ये है क्या? मूत्र क्या होता है, इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो जो मूत्र है वो तरल पदार्थ है जो आखिरी में बना था। अब यहां पर आप बात करते हो
कि जो मूत्र होता है ये हल्के पीले, इसको एक्चुअली में ये पीले रंग का हल्का अम्लीय तरल है। पीले रंग का हल्का सा अम्लीय मतलब एसिडिक होता है। इसमें लगभग 96% जल, 2% यूरिया, सूक्ष्म मात्रा में लवण, यूरोक्रोम, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के यहां पर तत्व होते हैं जो मिल करके यूरिन का निर्माण करते हैं। तो यूरिन में अमोनिया, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीजें होती हैं। जल 95 से 96% होता है। ये सब कुछ मिल करके मूत्र का निर्माण करते हैं। ये मूत्र शरीर के बाहर चला जाता है। इसमें जो पीला कलर है, इसमें जो ये पीला कलर है उसके लिए एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम ये एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो मूत्र को कलर देता है। पीला कलर यूरोक्रोम से मिलता है। ठीक है, तो मूत्र कैसे बनता है, उसके अंदर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो यहां पर दिए गए हैं।